नमस्कार, मैं प्रज्ञा पारमिता। 22 जनवरी पूरा देश और दुनिया में सिर्फ एक ही चर्चा है, राम लल्ला आएंगे। अयोध्या में प्रभु श्री राम की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे लिए प्रभु श्री राम क्या है, उनका अर्थ क्या है? वे न केवल ईश्वर है बल्कि जीवन शैली है। उन्होंने हम सबको एक सूत्र में बांधा है। जब समूचा देश प्रतीक्षा कर रहा है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की, तो हम उत्तर पूर्व में इस उमंग से, इस आशा से क्यों वंचित रहे? तो आइए आज के इस प्रोग्राम में हम विषय में बातें करते हैं राम मंदिर के बारे में, प्रभु श्री राम के बारे में और उत्तर पूर्व के बारे में। और हमारे बीच आज हमने निमंत्रित किया है गौड़गांव कॉलेज ह्योखागौड़ के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर तथा एक प्रसिद्ध इतिहासकार और महासचिव भारतीय इतिहास संकलन समिति डॉक्टर रॉकटिम पातौर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको भी शुभकामनाएं कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस क्षण की। कैसा लग रहा है? मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, उत्फुल्लित हैं जी। मैं नहीं, सारे नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग सभी इसी इंतजार में है कि कब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो अयोध्या में जी, और हम भी जाए वहाँ पे उनको दर्शन करें। जी। तो पाठक जी महोदय, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि क्योंकि हम लोग आज बात करेंगे प्रभु श्री राम और उत्तर पूर्व के विषय में, तो पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पूर्वोत्तर भारत में राम कथा का क्या इतिहास है? इतिहास बहुत पुराना है। असल में भारतीय संस्कृति का एक केंद्र नॉर्थ ईस्ट हुआ करता था एक जमाने में, और वो अभी भी है जी। जैसे यहाँ के हमारे जितने भी प्राचीन शिलालेख हैं, मंदिर हैं या इंस्क्रिप्शंस है, सारे इसमें प्रभु राम और रामायण की कथा का जिक्र मिलता है। अब अगर हम चले जाए वाल्मीकि रामायण में ही प्रागज्योतिष, जो कि असम के पुराने नाम है, उसका विवरण मिलता है। इसके बाद के जो ऐतिहासिक अपने डायनेस्टीज रहे हैं, बर्मन डायनेस्टी, सालस्तंभ डायनेस्टी और पाल डायनेस्टी, और उसके बाद के अहोम डायनेस्टी, हर डायनेस्टी के दौरान उनके द्वारा इशू किया गया जितने भी इंस्क्रिप्शन वगैरह है, उसमें श्री प्रभु राम के उनकी धारणा मिलता है, उनके विषय में जानकारी मिलता है। समाज में कैसा प्रभाव रहा होगा वो हमें इसी सोर्स से हमें वो एक आभास मिलता है। उस समय हर जनजाति की समाज में, सभ्यता में श्री राम जी का प्रभाव रहा होगा, इसीलिए राजाओं ने उनके नाम से लेके जगहों के नाम, इस तरह के जो भी सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स है, स्थान है, उनका नामकरण भी प्रभु श्री राम या रामायण की कथा के ऊपर बेस करके किया गया था। तो इसी से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि असम के या नॉर्थ ईस्ट के आर्ट, आर्कियोलॉजी, कल्चर, लिटरेचर, सभी में प्रभु राम की आभास या प्रभाव दिखाई देता है। जी। जी। तो इसी सिलसिले में अभी अगर आप देखें कि असम में मुझे लगता है कि हमारे उत्तर पूर्व या विशेषकर असम के सारे जनजाति हो, जाति हो, हर कोई एक पुरुष जब शादी के लिए वो जाते हैं, वो प्रभु श्री राम के रूप में जाते हैं। जी, जी, और माता जी। सीता के रूप में वधू को देखा जाता है। तो बिया नाम में भी इसका जिक्र मिलता है, आपको तो पता ही है। जी। तो इसी तरह बाकी जो अलग अलग जनजातियों में अपने अपने भाषाओं में उनके अपने नाम से रामायण या राम कथा मिलते हैं। जैसे कार्बियों में साबी नालून, खासी जयंतिया में भी बहुत प्रभावित करने वाला रामायण या राम कथा उनके जनजीवन में अभी भी है। सिर्फ इंस्क्रिप्शन और इसमें अपने फोक टेल्स में नहीं, हमारे जो 17-16 सेंचुरी के जो महान वैष्णव गुरु और अपने असमी सभ्यता के महान महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने उनके विरचित राम विजय जो नाट्य है,
जो 16th सेंचुरी में रचा गया, उसमें बहुत डिटेल राम जी के बारे में, रामायण के बारे में लिखा गया है। उससे पहले प्रथम आसामीज जो ट्रांसलेशंस हुआ था रामायण का, वाल्मीकि रामायण, वो अपने माधव कंदली के द्वारा किया गया था। तो उससे अगर पहले, इससे आगे अगर हम जाएं तो आप देखेंगे कि बर्मन डायनेस्टी, मैंने कुछ देर पहले भी कहा था, भास्कर बर्मन द्वारा इशू किया गया 2 इंस्क्रिप्शंस है, दुबी ग्रांट्स और निधानपुर ग्रांट्स। उसमें श्री राम जी का जिक्र मिलता है। इसी तरह 10th सेंचुरी के कालिका पुराण में विस्तृत विवरण मिलता है श्री राम जी का। इसीलिए आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, फोकटेल, हर जगह प्रभु श्री राम का प्रभाव हमें दिखाई देता है। और हम लोग देखें कि अगर नाट्य में, नाटक में, तो भावना में स्पेशली, तो असमिया संस्कृति भावना के बिना हो ही नहीं सकता। तो भावना में जो भी पात्र या थीम्स आते हैं वो ज्यादातर रामायण और महाभारत से आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि राममय ऑलरेडी है उत्तर पूर्वी असम। 22 तारीख के बाद मुझे लगता है इसमें उत्साह और बढ़ेंगे और अपने प्रभु राम के लिए प्यार और उनके भक्ति में लीन होंगे। जी, अभी मैं एक बार आपसे इंटरप्ट करूंगी और मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी कि डॉक्टर रक्तिम पातौर जी ने महाराजा पृथु के ऊपर भी आपने एक किताब लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी, जिन्होंने वो, हम लोग बोलते हैं कि वो एक गुमनाम एक महाराजा थे, लेकिन उनका जो अवदान है, जो उनका हिस्ट्री में, इतिहास में उनका नाम आना चाहिए। हमारे जो आने वाले जो जनरेशन है उनको भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने खिलजी को हराया था। और उसके ऊपर से आपने तीवा जनजाति के ऊपर भी बहुत रिसर्च की है, पुस्तक भी निकाली है, और स्पेशली आपने नॉर्थ ईस्ट के जो जनजाति है, जो हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा भाव है, हमारे खाने से, हमारे पोशाक से, हमारे गाने से, सब में आपने जितना हो सके आपने किया है, उनके ऊपर रिसर्च किया है, ताकि हमारा भारत देश और पूरा विश्व उनको जान सके, उनके परंपरा के बारे में जान सके। और मैं इसमें एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैं एक वैष्णव परिवार से मैं आती हूँ। तो हम, मतलब जब हम लोग छोटे थे तब से मैंने सुना है मेरे नाना के मुँह से कि जय होरी राम, ओ होरी ओ राम बोलते हैं। तो उसका कुछ संबंध के बारे में आप अगर हमें थोड़ी सी जानकारी दें। बिल्कुल। असम की संस्कृति में श्री राम और श्री हरि, उनको छोड़ के कभी ये संस्कृति हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो इसी तरह से हम लोग अगर देखें कि बाकी जो पहाड़ों में रहने वाले जनजातियां हैं, जैसे कुछ देर पहले मैंने बताया कि मिजो के बीच में भी प्री कॉलोनियल टाइम्स से इतनी प्रभावशाली रामायण की परंपरा चले आ रहे हैं। जैसे वो रामा और खेना बोलते हैं, लक्ष्मण जी को खेना बोल के वो लोग कहते हैं। और रिसेंटली अभी चंपाई में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुआ है, उसका रिपोर्ट अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो वो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में स्पष्ट रूप से रामायण की कथा का वो आभास मिलता है। तो इसी तरह से मिजो के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि वो बिल्कुल रामायण से प्रभावित थे, राम की कथा और परंपरा से वो लोग परिचित थे। इस तरह हम लोग अगर देखें तो खामती लोगों के बीच ये राम कथा का प्रचार है उनका, मतलब वो लोग अभी भी उसको प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा। इसके जरिए हम लोग देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ खामती नहीं, तो असम के खामती लोगों के बीच जैसे हैं, उसी तरह साउथ ईस्ट एशिया में, बर्मा में हो या थाईलैंड में हो या अलग अलग जगहों में हो, राम कथा का हम लोग देखते हैं प्रभाव। तो मेरे ख्याल से ये कल्चरल कंटिन्यूटी है जो नॉर्थ ईस्ट के हर जाति जनजाति, पहाड़ों में रहने वाले हो या इसमें वैलीज में रहने वाले, सबके बीच राम कथा का प्रचलन है। मैंने तिवा के ऊपर जब मैं पीएचडी कर रहा था, उस समय मुझे बहुत सारे डिटेल्स मिले कि प्रभु श्री राम के लिए कितने उनके मन में प्रेम है, आदर आस्था है। जी, आस्था जी, है। जी। तो इसीलिए अभी अगर हम नॉर्थ ईस्ट एज ए होल देखें, तो अगर किसी को निष्ठावान होने का, अगर कोई खुद को कहता है कि निष्ठावान, तो
प्रभु श्री राम की उदाहरण देते हैं। जी एक पति के रूप में, एक जी। योग्य पुत्र के रूप में, या पिता के रूप में, आज्ञाकारी जी। पुत्र के रूप में, तो श्री राम का नाम ही आता है अभी जी। भी। जैसे बाकी भारत के बाकी जगहों में जैसे है, नॉर्थ ईस्ट में भी वैसे ही है। लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे इतिहासकारों ने इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और जिसके वजह से एक भ्रांत धारणाएं अभी भी कुछ लोगों में है कि प्रभु श्री राम सिर्फ एक सीमित जगहों में ही या उत्तर भारत में ही उनको पूजा जाता है। जी असलियत यह है कि नॉर्थ ईस्ट में भी उनके लिए आदर, प्रेम जी और उनके कामों का अभी भी उदाहरण दिया जाता जी। है। मैंने कहीं पढ़ा भी था एक पुस्तक में कि जैसे आपने बताया कि तीवा जनजाति या फिर अलग अलग जनजाति के बीच में, या फिर हम लोग अगर और दूसरे देशों के में भी अगर देखें, जैसे आपने बताया कि साउथ ईस्ट एशिया में अलग अलग नामों से उनको पूजा जाता है। तो उसके ऊपर भी थोड़ी आप बातें करेंगे, या फिर अगर हम लोग रिसर्च के बारे में बताएं तो फिर उनमें ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा कुछ हम लोग अगर कहीं पे पढ़ पाए, या फिर करिकुलम में, या फिर ऐसा कुछ है अलग देशों में भी और अलग जनजाति में भी? बिल्कुल। थाईलैंड में उन राजा को तो रामा ही बोला जाता है। जी तो आप प्री कॉलोनियल टाइम का जो खासी ये लोगों के बीच का जो ऑरल ट्रेडिशंस वगैरह अभी भी है, वो देखे तो आपको पता चलेगा। अहोम डायनेस्टी के समय, जी 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 अभी आप म्यूजियम में जाएंगे, असम स्टेट म्यूजियम में, वहाँ पे जो शिलालेख है जी अहोम राजाओं के द्वारा इशू किया गया जो शिलालेख है, उसके ऊपर वो लोग श्री राम लिख के बाकी का शब्द जो है वो लिखते हैं। जी तो इससे पता चलता है। और आप जो बताए पुस्तक वगैरह, तो मुझे लगता है कि आरसी मजूमदार का हिंदू कॉलोनीज इन साउथ ईस्ट एशिया पढ़ना चाहिए। और बाकी फ्रेंच रिसर्चर्स द्वारा किया गया जो उनका रिसर्च प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट्स है वो इंटरनेट में अवेलेबल है, वो भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से भारतीय संस्कृति, विशेषकर श्री राम का जो प्रभाव कंबोडिया में हो, या वियतनाम में हो, या थाईलैंड में हो, या हमारे पड़ोस में जो बर्मा में हो, कैसे है, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, डिटेल पढ़ सकते हैं। जी। तो सांस्कृतिक संबंध है उत्तर पूर्व और प्रभु श्री राम के बीच में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही गहरा रिश्ता है। और इसीलिए मुझे लगता है जब पहला जब भूमि पूजन हो रहा था जी, उस समय बहुत ही उत्साह से हमारे उत्तर पूर्व के नदियों के जल वहाँ लेके लोगों ने वहाँ पे विलीन किया था अपनी जी। सरयू नदी में। जी, तो वो भी एक बहुत ही इमोशनल एक समय था। और जब राम जन्मभूमि के लिए जब निधि का जो उन्होंने आह्वान किया था, जी, तो लोगों ने करोड़ों में यहाँ से अपने अपने आस्था को प्रकट किया, अपने क्या क्या कहते हैं उसे, उसके जरिए, डोनेशन के जरिए। जी, तो इसीलिए मुझे लगता है, और अभी 22 तारीख आ रहा है, तो हर कोई यहाँ से वहाँ जाने के लिए उत्साहित है। व्यक्तिगत रूप में मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, जी। कब वो क्षण आए और कब हम वहाँ जाएं और जी। प्रभु राम जी का दर्शन करें। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, क्योंकि ये राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो तो अभी की नहीं, बहुत सालों से साधु संतों ने भी बहुत ही उसके लिए मेहनत की थी, आशा की थी, प्रार्थना की थी। अब जाके 22 जनवरी को वो क्षण हमें देखने को मिलेगा टेलीविजन के जरिए भी। और यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे उत्तर पूर्व का सांस्कृतिक या फिर भावात्मिक कैसा प्रभाव पड़ेगा? मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जो पूर्व का जो परंपरा है, जी, जो राम कथाएं हैं, जो अपने जाति जनजातियों में, वो पुनर्जीवित होंगे। जी, लोग फिर से प्रभु राम की जो भक्ति में लीन होंगे। वो अगर अयोध्या जाएंगे तो वो भक्ति और उनके बीच बढ़ेगा। और सांस्कृतिक रूप में तो पहले से ही भारतीय संस्कृति का एक केंद्र, में पहले ही बोल चुका हूँ कि भारतीय संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। आज भी अगर हम देखें, जो पहाड़ी लोगों में जो उनका जो परंपरा है, वो वैदिक परंपरा से कोई अलग नहीं है। प्रकृति पूजा, वो वैदिक समय का ही पूजा पाठ है। पानी को पूजा करना, बारिश को या पहाड़ों को, ये तो वैदिक संस्कृति का ही एक भाग है। तो इसीलिए मुझे लगता है 22 तारीख
आ रहा है, इससे पहले से ही है। 22 तारीख के बाद और ज़्यादा उत्साह से जुड़ेंगे लोग। उत्तर पूर्व और बाकी भारत के बाकी जो स्थान है वो कोई अलग नहीं है, हम सभ्यता और संस्कृति में सब एक हैं। तो यही मुझे लगता है कि हम इस संबंध को और दृढ़ कर पाएंगे। जी महोदय, और इसी में मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगी कि हमारा जो असमिया जो संस्कृति है उसका जो मूल है काटी बिहू काटी बिहू के दौरान हम लोग तुलसी पौधे के वहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते हैं, दिया जलाते हैं, और उसी के साथ हम लोग वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तुलसी तले तले मृग पहु चरे, ताके देखी रामचंद्र हर दोनों धरे, है ना। तो कैसा एक हम बोल सकते हैं कि ऐसा एक संबंध है, एक जो बहुत सालों से युगों युगों से जो चल रहा है, और हमारे असमिया संस्कृति में भी उसका प्रभाव है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होंगे प्रभु श्री राम का अयोध्या में, हम लोग सभी उस दिन पुनः एक दिवाली मनाएं, अपने घर में दिया जलाए, प्रभु राम को उनको स्तुति करें, उनका आशीर्वाद के लिए उनके शरण में जाए, और जो परंपरा हमारे सदियों से चला आ रहा है उसको आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, और आगे इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमारे योगदान दें। धन्यवाद। जय श्री राम। आपने आज में हमें जो जानकारियाँ दी है, जो आपने समर्चित की है हमारे प्रभु श्री राम के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, प्रभु श्री राम की जो सहजता है, जो सरलता है, वो अमिट रहेगा। उनके वंदना, उनके प्रार्थना हम हमेशा करते रहेंगे। 22 जनवरी को रामलला का जो राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस क्षण के लिए। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। पुनः आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय श्री राम।